हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर शारीरिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स का 5th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आप सभी लोगों को इस चैप्टर के बिहाफ पर 4 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस सारे लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आप सभी लोगों ने देखा कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अर्थात शारीरिक के गुण को डिस्कस कर रहे थे। अभी कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, उनके बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उनको आप लोग नोट करिएगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज की इसी लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आपको डिटर्मिनेंट का यूज़ भी बताएं। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा 4 प्रॉपर्टीज बताई जा चुकी थी, 5th प्रॉपर्टी आज हम आपको बताने वाले हैं। 5th प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति, ध्यान दो, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अशून्य संख्या यम से गुणा या भाग किया जाए तो सारणी के मान में यम से गुणा या भाग हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यूज होती है बहुत ज़्यादा। इसका यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे सपोज करो डियर स्टूडेंट्स कि डेल्टा इक्वल टू आपके पास कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 1 1 1, ठीक है। आप करना क्या चाहते हैं, 5 डेल्टा निकालना चाहते हैं, मीन्स आप इस डिटरमिनेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसके किसी एक रो में 5 से मल्टीप्लाई कर दो या किसी एक कॉलम में कर दो। जैसे हम इसके 3rd कॉलम में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हो जाए 5 5 5। अब इसका मतलब हुआ कि इस डिटरमिनेंट में 5 से मल्टीप्लाई हो गया। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लो 5 डेल्टा आपको निकालना है, हमने यहाँ 3rd कॉलम में मल्टीप्लाई किया, 1st रो में मल्टीप्लाई कर दो 5 से। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ 5 4 जा 20 और फिर यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ 2 5 1 और 3 6 1, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट को किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसके किसी भी एक रो में, 1st रो 2nd रो या 3rd रो या 1st कॉलम 2nd कॉलम या 3rd कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर उस संख्या से उस डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर आपने 1st रो में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2nd में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब उस डिटरमिनेंट को आपने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गई बातें? तो जो मल्टीप्लाई का रूल है वही डिवाइड का भी रूल है। जैसे आपके पास ये दे दिया गया, सपोज करिए डेल्टा इक्वल टू आपको दे दिया गया 2 4 8 16 10 4, ठीक है, 8 2 4 ये दे दिया गया, ठीक है। आपको पता क्या करना है, 1/2 डेल्टा, मीन्स हमें इस डिटर्मिनेंट को 2 से डिवाइड करना है। तो किसी एक रो को 2 से डिवाइड कर दो या किसी एक कॉलम को 2 से डिवाइड कर दो, इस पूरे डिटर्मिनेंट में 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम 1st कॉलम को कर दे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 4, बाकी सब सेम रहेंगे, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही है प्रॉपर्टी। आई होप आप समझ गए होंगे ये प्रॉपर्टी क्या है। क्या समझे आप? अगर हम किसी डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उस कांस्टेंट से उस डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। केवल किसी एक रो या किसी एक कॉलम को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो उस कांस्टेंट से उस डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन हो गया। सेम वर्क क्या है, डिवाइड का भी है। क्लियर हो गई बातें? अब जरा सुनो, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के 1st रो को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2nd रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बताइए कि उस डिटरमिनेंट में कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा सोचो, अगर 1st रो को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया
है, इसका मतलब पूरे डिटरमिनेंट में 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड रो को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब पूरे डिटरमिनेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई किससे हो गया, 4 3 जा 12 से मल्टीप्लाई हो गया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब जरा एक बात ये सुनिए, ये तो सबको क्लियर हो गया होगा कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, तो कॉमन भी कर सकते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा इक्वल टू मान लो लिखा गया 5, यहाँ लिखा गया 10, यहाँ लिखा गया 25, 1 2 3 7 8 9, ठीक ना। अब देखो फर्स्ट रो जो आपको दिख रहा है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम 5 कॉमन भी ले सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू पहले रो में कॉमन मिल रहा है 5, तो ले सकते हैं। यहाँ बचेगा 1 2, यहाँ 5, यहाँ 1 2 3 7 8 एंड 9। इस तरीके से हम कॉमन भी ले सकते हैं। भाई कॉमन लेने का मतलब जो सब में होगा, तो सब में होगा कैसे, इसका मतलब उससे उसमें मल्टीप्लाई किया गया था। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो क्लियर हो गई ये प्रॉपर्टी, इसको हमें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। पांचवी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई कि यदि हम किसी भी सारणी के किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन पूरे डिटरमिनेंट में हो जाएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, और उसी तरीके से हम कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं। प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी और बची है स्टूडेंट, ध्यान से सुनते चलिए, समझते चलिए, नोट करते चलिए। सारी की सारी डेफिनीशन, सारे कंसेप्ट मैं आपको सिखा दे रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, आपको कोई समस्या होनी ही नहीं है, बस कंसेप्ट को समझते चलिए। 6 प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स है, ध्यान दो। यदि, ध्यान सुनिएगा, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, नोट करते चलिए हमारे साथ, प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदों का योग, या अंतर के रूप में, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योग या अंतर हो तो ठीक है, हो तो उसी कोटि के, सारणिक को ध्यान समझ चलो, लिखते चलो, तो सारणिक को उसी कोटि के 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग या अंतर के रूप में प्रकट किया जा सकता है। समझिए इसको, प्रॉपर्टी हमने लिख दी है, अब इसको हम आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से समझिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ लिखा यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योग हो या अंतर हो, तो सारणी को उसी कोटि के, ऑर्डर सेम रहेगा, कि 2 या 2 से अधिक सारणियों के योग या अंतर के रूप में प्रकट किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए,
ध्यान समझिए सब लोग। एग्जाम्पल ज़रा देखेंगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल में ले लें, कोई हम डिटर्मिनेंट ले लें। जैसे सपोज करो डेल्टा इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पर A1 प्लस अल्फ़ा 1, A2 प्लस अल्फ़ा 2, A3 प्लस अल्फ़ा 3, बाकी यहाँ B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये है। अब देखो यह जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इस एग्जाम्पल की खासियत क्या है भैया? इस एग्जाम्पल में ये जो फर्स्ट कॉलम है, इसको आप देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो दो संख्याओं का योग है। तो दो संख्याओं का योग है कि तो इसको हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, डेल्टा इक्वल टू हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब प्लस में आकर के दोबारा इसको लिखा जाएगा, किसको? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, बाकी वही रहेगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, अगर हमारा जो सेकंड कॉलम होता है वो दो संख्याओं का योग होता तो उसके हिसाब से टूट जाता, यह होता तो इसके हिसाब से टूट जाता। तो ये योग हो या अंतर हो, दोनों कंडीशन में ये फॉलो होगा। जैसे मान लो मैं एक अंतर वाला दिखा देता हूं। डेल्टा इक्वल टू आपने यहां लिखा A1 माइनस अल्फ़ा 1, B1 माइनस अल्फ़ा 2, C1 माइनस अल्फ़ा 3, और यहाँ क्या लिखा हमने B2 यहाँ हमने लिखा A2 B2 है ना C2, और यहाँ A3 B3 C3। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट रो है वो दो संख्याओं का अंतर लिखा गया है। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम दो डिटर्मिनेंट के रूप में उसको तोड़ सकते हैं। देखो कैसे तोड़ेंगे। डेल्टा इक्वल टू हमारा आएगा A1 A2 A3, ये तो पहले रहेगा। फिर B1 B2 B3 ये भी आपका रहेगा। C1 C2 C3 ये भी रहेगा। माइनस में अब ये आ जाएगा इसकी जगह पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3। यहाँ B1 B2 B3, यहाँ C1 C2 C3। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है। ठीक है, किसी भी रो में होगा या किसी भी कॉलम में दो का योग होगा तो उसको अलग अलग हम डिटर्मिनेंट के रूप में तोड़े। अगर यहीं पर अभी देखो एक बीटा 1 बीटा 2 बीटा तो तीन सा बन जाता, एक बार दो का टूटता फिर वो टूटता। ठीक है, तो उसको अलग अलग सारणी के रूप में हम ब्रेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल जब आएंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर ही आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। दो संख्याओं का योग और अंतर होगा तो उसको हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के रूप में क्या करेंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। अब एक प्रॉपर्टी और बची है लास्ट, जरा उसको भी आप लोग समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज में डियर स्टूडेंट्स लिख रहा हूं और एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, नोट करते हुए चलिएगा, नहीं तो बाद में आपको समस्या होगी। देखिए क्या है, यदि किसी सारणिक, ध्यान दो, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ, लिखते चलो, या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को समान संख्या से गुणा कर दूसरी पंक्ति या स्तंभ में दूसरी पंक्ति या संगत स्तंभ लिखा है, दूसरी पंक्ति या संगत स्तंभ में जोड़े या घटाएं, दोनों कर सकते हैं, जोड़े या घटाएं तो
सारिक के मान में, सबसे इम्पॉर्टेंट है, सारिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट। इस प्रॉपर्टी को ज़रा आप लोग नोट कर लीजिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज होती है, इसलिए इसको आप लोग ज़रूर पहले नोट कर लीजिए। सारी की सारी प्रॉपर्टी इसलिए हम यहाँ लिखते हुए चल रहे हैं, जिससे आपकी कोई भी प्रॉपर्टी छूट ना पाए। सारी प्रॉपर्टी को आप समझते चलें और लिखते चलें। ये क्या है ज़रा इसको देख लीजिए। इसका मतलब ये है, जैसे सपोज करो डियर स्टूडेंट, डेल्टा इक्वल टू, हमारे पास कोई डिटरमिनेंट दिया है A1 B1 C1, तो A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो अगर हम इसमें चाहें जैसे R1 को चेंज करना चाहिए तो R1 को चेंज कर दें R1 + 2R2 से। इस तरीके से इसको दिखाया जाएगा। पहले रो में अगर हम दूसरा रो जोड़े 2 से मल्टीप्लाई करती है, डिटरमिनेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका फायदा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो डेल्टा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हमको दे दिया गया यहाँ पर 1 2 5, 1 2 यहाँ दे दिया गया 3, 5 7 11। हमको इसकी वैल्यू पता करनी है, तो अभी हम डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, प्रोसेस लेंदी होगी। लेकिन हम प्रॉपर्टी लगा दें कि R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 - R2 से। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें कहा गया कि किसी रो से दूसरा रो हम माइनस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो हमने यहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, जान लो 1 से मल्टीप्लाई किया, तो R1 - R2 हम कर सकते हैं। तो जब R1 - R2 करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, जरा देखो। इससे फायदा होगा कि 1 में से 1 माइनस होगा 0, 2 में से 2 माइनस होगा 0 और 5 में से 3 माइनस होगा 2, और यहाँ 1 2 3 और 5 7 11, ये तो बचा ही रहेगा, ये तो बचा ही रहेगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि हम इसका एक्सपेंशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्यों बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर देंगे और फर्स्ट रो में सब 0 है, केवल 2 को लेके एक्सपेंशन करना पड़ेगा। 2 को लेंगे, जो 2 जिस रो जिस कॉलम में है छोड़ देंगे, 1 5 2 7, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 7 माइनस 10, तो 2 इंटू माइनस में 3 माइनस 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी का यूज। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप क्या करें, लिख लें कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी पंक्ति को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी और पंक्ति में प्लस या माइनस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उससे डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा हम कॉलम में भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से बताया। सारी की सारी प्रॉपर्टीज जितनी आपकी बुक में आपके सिलेबस में है, टोटल 7 प्रॉपर्टीज हमने लिख करके आप सब लोगों को समझा दिया है। आई होप आप सब लोगों को ये प्रॉपर्टी तैयार हो गई होंगी। नहीं तैयार होंगी तो एक बार इस पर फोकस करिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से हमारी बातों को आप समझते हुए चलिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर शेयर करिएगा। टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स शारीरिक समीकरण। टॉपिक क्या है अगला, शारीरिक समीकरण। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट इक्वेशन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डिटर्मिनेंट इक्वेशन। ठीक, अब देखो ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कम से कम एक वेरिएबल हो, जैसे मान लो हमको एक डिटर्मिनेंट लिखा गया x 2 7 और 5, इसमें कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। और अगर हम इसको 0 के बराबर कर दें तो ये जो आपके सामने लिखा है इसी को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट इक्वेशन। सुनिए हमारी बात को क्या कह रहा हूं, क्या बोलेंगे इसको डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट इक्वेशन।
तो क्या होता है, यदि किसी डिटर्मिनेंट में मिनिमम 1 वेरिएबल अवेलेबल हो और उस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर कर दें तो उसको हम डिटर्मिनेंट इक्वेशन कहते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 7 2 जा 14 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 5x इक्वल टू 14 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 14/5। क्योंकि इक्वेशन था तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी तो निकल गई। और कोई एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो ये हमने दे दिया, और कोई एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिख दें x y 2 7 1 5 1 2 3, ठीक है। ये भी देखिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और इसमें 2 वेरिएबल अवेलेबल हैं, इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये भी एक डिटर्मिनेंट इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आ गई बात है ना। जैसे और लिख दिए हम x y लिख दिए 7 8 लिख दिए इक्वल टू 0 कर दिए, ये भी क्या है, एक डिटर्मिनेंट इक्वेशन है। तो डिटर्मिनेंट इक्वेशन की क्या पहचान होती है, डिटर्मिनेंट इक्वेशन जो होता है उसमें एक ऐसे डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर किया जाता है जिसमें मिनिमम 1 वेरिएबल अवेलेबल हो। ठीक है, समझ गए होंगे। इसको भी रेज करता हूं, आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई सारणिक जिसमें कम से कम एक चर राशि उपस्थित हो उसको 0 के बराबर अगर हम करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट इक्वेशन अर्थात शारीरिक समीकरण प्राप्त होता है। इसको अब हम इरेज कर रहे हैं, आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है शारीरिक का मान प्राप्त करने की विधि। ध्यान दो, टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, शारीरिक का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ध्यान समझे चलिएगा डियर स्टूडेंट। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे पता करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है कि पहला तरीका तो हमारा होता है एक्सपेंडिंग या बाय एक्सपेंडिंग, कैसे, प्रसार करके। आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में हम क्या करते थे, प्रसार करके, ठीक है, प्रसार करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकालते थे, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर का हो या थर्ड ऑर्डर का हो, दोनों केस में हम एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता करते थे। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया है, अब हम लोगों ने सीख लिया है प्रॉपर्टी। तो नाउ बी यूज्ड या नाउ बी यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो अगर हम प्रॉपर्टी सीख लिए हैं तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए सुनिए ध्यान से। एक्सपेंड करना तो सबको आता ही आता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है तो सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 तो नहीं है। क्योंकि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 मिल जाएंगे तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपर्टी कहती है कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ हम देखेंगे, किसी भी डिटर्मिनेंट का जिसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है उसके कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल तो नहीं है, मीन्स समान तो नहीं है। अगर उसके कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल होंगे या समान होंगे तो भी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, हमें एक्सपेंड करना नहीं पड़ेगा। ये 2 चीज़ें पहले ध्यान देंगे। अगली बात हम जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता करेंगे तो उसके लिए हम उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए एक्सपेंशन करते समय हमें इस बात पर ध्यान देना होता है कि किस रो या किस कॉलम में ज़्यादा 0 हैं। कितना क्या ध्यान देना है कि डिटर्मिनेंट की जिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें पता करनी है उस डिटर्मिनेंट के किस रो में या किस कॉलम में ज़्यादा 0 हैं। जिस रो में ज़्यादा 0 होंगे उसी के रिस्पेक्ट में उसका एक्सपेंशन करेंगे। ऐसा करने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है और वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट्स वो आसानी से फाइंड हो जाती है। ठीक है,
अब इसके बाद मान लो ऐसी कोई कंडीशन हमें नहीं मिली, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिटरमिनेंट दिया गया हो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने का प्रयास करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, किसी रो से दूसरे रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है उस वैल्यू को आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स हमें डिटरमिनेंट दे दिया गया 2 3, ठीक है, और 1 लिखा है 0 4, और उसके बाद फिर 2 लिखा है 0 5 और 3। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें दे रहा है। अब आपको पता है कि ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, इसका एक्सपेंशन हम करेंगे तो वैल्यू आएगी। तो एक्सपेंशन हम फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा, और फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं तो केवल एक पर ध्यान देना होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, है ना, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर देंगे। तो कैसे करते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ते हैं तो 4 बचा और 5 बचा, बाकी और लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब जीरो को लेंगे तो जीरो टकरा के जीरो कर देगा, ये भी जीरो कर देगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और यहाँ 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10। सॉल्व कर लेंगे तो 2 × 2 = 4 जो होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए किस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, और कैसे प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। डिटर्मिनेंट्स का यूज जो है डियर स्टूडेंट्स, वो ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए किया जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, यूजेज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये भी जरा हम आपको बता दें, यूजेज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, सारणिक का प्रयोग या अनुप्रयोग आप कह सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, सारणिक का प्रयोग, सारणिक का प्रयोग। ध्यान सुनिए, सबसे पहला प्रयोग है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, जैसे मान लो हमें कोई ट्रायंगल दिया गया हो, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस ए बी सी हैं, ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया पता करना है। तो इसका जो एरिया होगा डियर स्टूडेंट्स, उसको पता करने का तरीका होगा हाफ ऑफ, यहाँ x1 x2 x3 लिख दो, यहाँ y1 y2, ध्यान दो, y1 y2 y3, और तीसरे रो में 1 1 1 लिख दो। इसी को सॉल्व कर देंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 1/2, ये जो हमारा x1 x2 x3 है, इसको हाँ x1 x2 x3 कॉलम में लिख देते हैं, y1 y2 y3 को भी कॉलम में, और यहाँ 1 1 1 लिख देते हैं, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, रो को कॉलम में बदलने से वैल्यू नहीं बदलती है। तो पहला यूज ये हो गया कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। जैसे मान लो हमें कोई ट्रायंगल दे दिया गया जिसके वर्टिसेस दे दिए गए 2, 3 है, बी दे दिया गया 4, 5 है, सी दे दिया गया 1, 2, ऐसे जनरल ले लिया गया। तो हमें इसका एरिया पता करना होगा, तो कैसे पता करेंगे, 1/2, फिर यहाँ पर x1 x2 x3 मतलब 2 4 1, y1 y2 y3 3 5 और 2, फिर 1 1 1 लिख करके इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें मिल जाएगा। अब इसका यूज और होता है पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने के लिए, संरेख दिखाने के लिए। तो 3 पॉइंट्स को अगर संरेख दिखाना होगा, सोचो अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे होंगी तो इनसे बने हुए ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। जैसे हमें ये 3 पॉइंट दे दिया जाएगा और कहेगा प्रूव करिए कि ये 3 पॉइंट जो है वो क्या है, कोलिनियर है, एक सीधी रेखा में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो,
उस सिचुएशन में इसका एरिया इसी फार्मूले से, इसी मेथड से पता करेंगे। अगर एरिया 0 आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा कि वो पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, समरेख हैं। ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक तो यूज कहाँ हुआ, ट्राइंगल का एरिया पता करने में। दूसरा कहाँ हुआ, दिए गए पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने के लिए। दिए गए पॉइंट्स को क्या दिखाने के लिए डियर स्टूडेंट्स, कोलिनियर दिखाने के लिए इसका यूज किया गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण पूछ लेता है। जैसे दो बिंदु दे दिए गए x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया गया x2 y2, ठीक है। तो इससे जाने वाली रेखा का समीकरण अगर हमसे पूछ लिया तो उसका समीकरण क्या होगा, x x1 और x2, यहाँ लिख देंगे y y1 और y2 और यहाँ 1 1 1 लिख देंगे। और इसको हम लोग सॉल्व 0 के बराबर करके सॉल्व कर लेंगे तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। लाइन का क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एक्स वाई आर्बिट्रेरी आ गए, बाकी x1 x2 y1 y2 इस तरीके से आ जाएंगे। जैसे ऐसी लाइन का इक्वेशन पता करो जो 1, 2 और 3, 4 से जाता है, तो कैसे पता करेंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे 1। अब x1 कितना हो गया 1, x2 कितना हो गया 3, है ना, y1 कितना हो गया 2 और y2 कितना हो गया 4। यहाँ 1 1 लिख करके 0 बराबर करेंगे, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे तो हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स 3 यूज आप लोगों को डिटरमिनेंट के पढ़ाए गए जो डेफिनेटली आपको समझ में आए होंगे। अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। डिटरमिनेंट की जितनी प्रॉपर्टीज थी सारी प्रॉपर्टीज को मैंने अच्छे से बता दिया है और उनको एक्सप्लेन भी हमने कर दिया है, ठीक है। एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है कि इन प्रॉपर्टीज को रिवाइज करना है। अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बुक नहीं है तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं एक्सरसाइज की PDF आपको भेज दूंगा और उसको आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते